सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर आए हैं। कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 12th में हो तो इतनी सारी बातें बताने की आपको जरूरत तो होगी नहीं। तो आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री आए हैं लेकर, और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट और लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड है। यानी सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जो चैप्टर 2 में है। लेक्चर नंबर 4 इसीलिए क्योंकि पहले लेक्चर में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया, और बचे हुए 2 लेक्चर में और नेक्स्ट 2 लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग क्लास 11th का, क्लास 12th का मोल, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन पे आने वाले सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। तो 3 वीडियो तो वो लग गए, और वो जरूरी भी था क्योंकि वो अच्छे से आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में सारा मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी यही सब चीज़ों का खेल है। तो सॉल्यूशन के 4th लेक्चर में आज की क्लास में हम आपको बताएंगे बहुत प्यार से कि सॉल्यूशन क्या होता है। जब आप सॉल्यूशन समझ जाओगे तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, कितने तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, उसके एग्जांपल की। फिर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर में गैस की सॉल्युबिलिटी को कैसे डिसाइड किया जाए, और इसके बारे में हमें हेनरी सर ने बताया था। यानी सॉल्युबिलिटी पढ़ने के रिगार्डिंग हमें हेनरी लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए होगी। ठीक, उसके साथ साथ हम NCERT के एक एग्जाम्पल है एंड 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दोनों समझाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने से चीजें क्लियर होती चली जाए। तो अगर आप आते हो पेज नंबर 42 में, तो आप देखोगे आपके पास एग्जाम्पल 2.4 है। फिर आगे बढ़ते हो पेज नंबर 43 में, तो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन 2.6 है और दूसरा क्वेश्चन 2.7 है। यानी ये तीनों क्वेश्चन बताते हुए, ये सारी थ्योरी को समझाते हुए इस क्लास को हम करेंगे खत्म, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि धैर्य बांध के रखिए, आराम आराम से चीजों को पढ़िए, समझिए, जानिए, और फिर लास्ट में एक छोटा सा कमेंट दे के बताइए कि कैसा लगा समझने में। इरेज करें, समझ गए हो कि क्या पढ़ने जा रहे हो? हाँ सर, ये सब थोड़ी लिखना होता है कि इसके लिए आप हमें इंतजार करवा रहे हो बोर्ड छोड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बोला सॉल्यूशन के बारे में हमें जानना है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की जान लेते हैं बात। तो देखो, सॉल्यूशन का अगर हम डिफिनीशन लिखे तो हम कहेंगे कि इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर। It is a homogeneous mixture of 2 or more substances। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, वो बता देते हैं। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब हुआ, और हेट्रोजीनस का मतलब समझो। अगर मान लो आप 1 गिलास पानी लेते हो और उसमें 4 स्पून, 4 टीस्पून या 4 चम्मच चीनी मिला देते हो। अब उस पूरे गिलास की प्रॉपर्टीज बतानी हो, या उस पूरे गिलास के सॉल्यूशन में जो चीनी मिला हुआ उससे 1 चम्मच पानी निकाल लो, और उसको देखकर सारी प्रॉपर्टीज बता दोगे कि ये जो पानी होगा गिलास का मीठा होगा, हर जगह इसकी मिठास इतनी होगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो होमोजीनस मिक्सचर वो होता है द मिक्सचर इन विच substances
द मिक्सचर इन विच substances are uniformly distributed. Uniformly distributed. Uniformly distributed का मतलब according to their concentration and properties, यानी उसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सब बराबर बराबर बटा हुआ है, यानी मिठास सब जगह सेम है, ठीक है। तो द मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर कंसंट्रेशन एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, जहां पे प्रॉपर्टी की, जहां पे किसी भी सॉल्यूशन में हर जगह, ऐसा नहीं होगा कि ग्लास में चीनी मिला दोगे तो कहीं पे मीठा लगेगा, कहीं पे पानी फीका लगेगा, कहीं पे फिर मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर होता तो आप याद करो, जब आप बाहर से मिक्सचर खरीद के लाते हो, बीकाजी का, हल्दीराम का, उस मिक्सचर में कहीं काजू मिल गया तो मिक्सचर का टेस्ट मीठा लगता है, कहीं किशमिश मिल गया थोड़ा और ज्यादा मीठा लगा, कहीं ना तो काजू मिला ना तो किशमिश मिला तो उसकी नमक ज्यादा मिल गई तो नमकीन लगा, यानी वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह उसका टेस्ट प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसमें हर जगह उसकी टेस्ट और प्रॉपर्टीज सेम हो। अब कहता है सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज होता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सी सॉल्यूशन पढ़नी है? बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन होता है इन विच देयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ओनली 2 सब्सटेंसेस, जहां पर सिर्फ 2 सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर बनाया जाए, उस सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और इस पूरे चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन का पढ़ना है, यानी 2 से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाकर हमें चीजों को नहीं देखना है। तो यहां तक की बातें समझ गए, इरेज करें। हाँ सर ये तो छोटी मोटी बातें थी, ठीक है, लिखते चलोगे, छोटी हो मोटी हो जो भी हो लिखते चलना है, छोड़ना नहीं है कि आता है आता है। ये काम कभी मत करना लाइफ में। कभी भी किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो चीजों को नोट डाउन किया करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि हमें तो आता ही है। अब देखो दूसरी चीज आप पहले से जानते हो कि सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक सॉल्यूट से जो कि लेस इन क्वांटिटी होता है, दूसरा सॉल्वेंट जो कि मोर इन क्वांटिटी होती है, ठीक। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही देखने को मिलेगा, H2O ही मिलेगा। अगर नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन तो वाटर लो, गिवन है तो वाटर लो। अगर वाटर की जगह बेंजीन है, कोई और चीजें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ और अगर सॉल्वेंट दिया गया तब लो, कुछ नहीं दिया गया तो वाटर को लेना है। यानी सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्यूट कम नंबर का कम अमाउंट में होता है, ये ज्यादा अमाउंट में होता है। ज्यादातर केसेस में वाटर ही हमें सॉल्यूट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। धीरे धीरे से चीजों को समझना है, पकड़ना है, जानना है और फिर आगे बढ़ना है सॉल्युबिलिटी तक। अब हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो हम होमोजेनस हेट्रोजेनस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। समझेंगे आराम से। पहला अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन, तो उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है। तीनों में से कुछ भी होगा, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? गैस, गैस एंड गैस। यानी गैस को गैस से मिलाओ फिर भी गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड को गैस से मिलाओ फिर भी गैसीय सॉल्यूशन, सॉलिड को गैस से मिलाओ फिर भी गैसीय सॉल्यूशन। बस कंडीशन यही है कि जो गैस है वो हमेशा सॉल्वेंट में तो होना ही होना चाहिए, सॉल्यूट में कुछ भी चल सकता है। तो ये पहला हमारा हो गया टाइप में गैसीय सॉल्यूशन। दूसरा अगर आप बात करते हो तो वो है लिक्विड सॉल्यूशन।
अब लिक्विड सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो फिर से या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड ही होगा, तभी तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्वेंट हमेशा हमारा लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड होगा। उसी तरह तीसरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड ही होगा, सॉलिड ही होगा। लेकिन सॉल्यूट जो है वो या तो गैस हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट में गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। लेकिन अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो गैस, लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉलिड। अब इसके एक एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी भी समझाती है उसको हम भी समझा देते हैं। अब हमें गैस और गैस को मिलाना है तो क्या मिला सकते हैं, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन सॉल्यूशन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन सॉल्यूशन। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में मिला दो, ऑक्सीजन हो गया O2, नाइट्रोजन हो गया N2, यानी ऑक्सीजन गैस इन नाइट्रोजन सॉल्यूशन। अब लिक्विड को गैस में मिलाना है तो इसका एक एग्जांपल याद कर लो जो कि है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन सॉल्यूशन। को इधर तो हमें सॉल्वेंट में गैस ही लेना है ना, तो बार बार नाइट्रोजन ले लेते हैं, इधर तो बदलेगा ना सिर्फ सॉल्यूट में। अब सॉलिड को गैस में मिलाना है तो सॉलिड कौन सा ऐसा सॉलिड ले कि जो गैस में मिल सके, तो याद करो कपूर, जिसको आप कहते हो कैम्फर। क्या नाम है उसका, कपूर। कपूर देखा है ना, पूजा वगैरह में यूज होता है। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन सॉल्यूशन। तो ये सारे एग्जांपल हो गए किसके, गैसियस सॉल्यूशन के। अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन के। तो हम हर जगह इसमें जैसे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन 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 ले रहे थे क्योंकि सॉल्वेंट में नाइट्रोजन लेना है, उसी तरह इसमें हर जगह हम वाटर 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 लेंगे। यानी पहला हम मिला लेते हैं ऑक्सीजन गैस इन वाटर सॉल्यूशन। अच्छा, ये गैस को लिक्विड में मिलाना था, लिक्विड को लिक्विड में। दारू देखा है, इथेनॉल, अच्छा वो तो सब जानता है ना, इथेनॉल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, इन मिल जाता है ना वाटर सॉल्यूशन। अब हमें सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है। सॉलिड याद करो तो सॉलिड ग्लूकोज, ग्लूकोज पिया है गर्मियों के दिनों में, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है इन वाटर सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल हो गए। इथेनॉल का फॉर्मूला तो याद है ना, C2H5OH होता है, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें गैस को मिलाना है सॉलिड से। किसमें मिलाना है, गैस को सॉलिड से, लिक्विड को सॉलिड से और सॉलिड को सॉलिड से। अगर गैस को सॉलिड से मिलाना है तो क्लास 10 का थोड़ा याद करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इन पैलेडियम सॉल्यूशन। हाइड्रोजन का तो जानते हो H2 होता है और पैलेडियम का Pd होता है। अब हमें बनाना है लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी इसमें लोगे अमलगम। अब अगर आप आओगे आगे चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा जिसमें अमलगम बनाता है ऑफ मरकरी, मरकरी मतलब Hg इन सोडियम सॉल्यूशन। यानी मरकरी और सोडियम को मिलाओगे तो एमलगम बन के आता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें जाके पढ़ना है। ठीक है, बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझ जाओगे। अब हमें बनाना है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड को सॉलिड में मिलाना है। तो इसके लिए याद करो आप कॉपर इन गोल्ड सॉल्यूशन। और गोल्ड का सब जानते हो, AU से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ताकि आपको कभी पूछ दे कि कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। अब गैस और लिक्विड का कोई एक बनाए तो क्या करे, एग्जांपल याद करना पड़ेगा। तो एक कम से कम कॉमन एग्जांपल है ये सारे, ये याद कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इरेज करें इसको, लिख लो जल्दी, लिख लिया। अब क्योंकि इसमें आप सॉल्युबिलिटी पढ़ने जा रहे हो तो प्रेशर का टर्म खूब यूज होगा।
सॉल्यूशन बता दिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता दिया, होमोजेनस मिक्सचर बता दिया, बाइनरी सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट बता दिया, और हमने गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन समझा दिया। अब प्रेशर का टर्म खूब यूज होगा, तो प्रेशर का कन्वर्जन थोड़ा लिख लेते हैं, ताकि प्रेशर में अगर कहीं पे एटीएम में दिया हुआ है, कहीं पे बार में दिया हुआ है, कहीं पे पास्कल में दिया हुआ है, तो कहीं पे mmHg दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लिख देते हैं, ताकि जब कन्वर्जन का आए तो आपके पास एक जगह डाटा, इरेज कर इसको लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिया? हाँ सर। अब थोड़ा सा प्रेशर के बारे में समझ लो। देखो, सबसे पहले समझ लो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रेशर। आगे सॉल्युबिलिटी अभी आ रहा है, घबराओ मत। हमको पढ़ना है प्रेशर के बारे में। तो अगर हम नॉर्मल याद करें क्लास 10th, तो हम प्रेशर को P से डिनोट करते थे। अच्छा, प्रेशर की यूनिट जो होती थी उसको हम क्या कहते थे? ATM यूज करते थे। और नॉर्मल तरीके से हम प्रेशर का एक फॉर्मूला ये भी जानते थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज 1 ATM। इसकी जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया, यूनिट की जरूरत है। अब कभी कभी क्वेश्चन में यूनिट दे नहीं देगा ATM में, मतलब ATM में दे के नहीं पूछेगा, किसी और चीज में पूछेगा। तो याद लिख लो, 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, या 1 ATM बराबर 1.01325 बार होता है, या 1 ATM बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। समझाएंगे सब, घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पे आएगा वहां देख लोगे। 1 ATM बराबर 760 टॉन भी होता है, ठीक है। तो अगर पास्कल में दिया हुआ तो इतना से डिवाइड कर दो, ATM में आ जाएगा। बार में दिया हुआ तो इतना से डिवाइड कर दो, ATM में आ जाएगा। अगर mmHg में दिया हुआ तो इतना से डिवाइड कर दो, ATM में आ जाएगा। टॉर में दिया हुआ तो इतने से डिवाइड करोगे, क्योंकि इतना बराबर टॉर होता है इधर, एक टॉर बराबर इधर लेके आओगे तो डिवाइड करोगे ना, वो क्वेश्चन में हम समझा देंगे, डाटा आप लिख लो अभी। या 1 ATM बराबर 76 cm ऑफ Hg होता है। ये मिलीग्राम था तो 760 था, और सेंटीमीटर है तो ये 76 है। ये डाटा आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ये डाटा आप लिख लो, और इसकी यूनिट ATM होती है। अब हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी टॉपिक पे आते हैं। ये छोटी मोटी डाटा थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करो फास्ट। अब हम सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फास्ट लिखो, लिख लिया? चलिए, तो अब हम टर्म शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी का। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। हाँ सर, हम तो समझ जाएंगे, लेकिन क्या आप हमें टेस्ट भी लोगे? हाँ, एग्जाम आएगा तो ऑनलाइन टेस्ट भी चलेगा। कैसे लोगे ऑनलाइन टेस्ट? खड़े हो जाएंगे, आप लोगों को देखते रहेंगे, लाइव क्लासेस चलेगी, आप लोग आओ तो सही। नहीं सर, फिर तो हम नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो ये कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कितना अमाउंट? 1 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या 1 ग्राम ले लो या 1 मोल ले लो, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज इन 1 ग्राम और 1 मोल dissolve in यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर, ठीक है, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड solubility is called solubility
ऑफ दैट सब्सटेंस। बिल्कुल घबराना मत। देखो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम या 1 मोल सब्सटेंस 1 लीटर पानी में कितना मिल जाता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है। जैसे अगर हमने पानी ले लिया, सपोज एक ये इतना पानी ले लिया, अब इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाया, घुमा दिया, एट, हाँ ये लाइन लिख लो, ये लाइन जोड़ लो, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लाइन इसलिए जोड़ो क्योंकि देखो समझाते हैं क्यों। मान लो ये हमने पानी ले लिया, थोड़ा सा पी भी लेते हैं। अब पानी इतना बच गया, अब इसमें आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया, ऐसे घुमाया, मिल गया। 2 चम्मच मिलाया, घुमाया, मिल गया। 3 चम्मच मिलाया, घुमाया, मिल गया। 4 चम्मच मिलाया, घुमाया, मिल गया। 5वां चम्मच मिला रहा, नहीं मिल रहा, मतलब अब मिलाया जा रहा है लेकिन चीनी अभी भी नीचे बैठा हुआ है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अगर ये 1 लीटर है, कह रहा है कितने वॉल्यूम में चेक करना है, डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर कम से कम होना चाहिए। मान लेते हैं 1 लीटर है, थोड़ा पी के कम कर दिया आपने, कोई बात नहीं, 1 लीटर मान लेते हैं। तो इस 1 लीटर में चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो 4 ग्राम। 4 चम्मच मिला, मान लो 1 चम्मच में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में चीनी, एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं ऐसा हो, तो 1 लीटर पानी में चीनी की सॉल्युबिलिटी है 4 ग्राम, तो ये चीनी की उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जहां से चीनी मिलना बंद हो जाए, यानी सॉल्यूट ले लो प्लस सॉल्वेंट ले लो। अब कब सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल रहा है, टूट रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है, ये पता ही नहीं चले, मतलब एट इक्विलिब्रियम कह लो, या इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। फिर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो देखते हो चीनी अगर 2 चम्मच मिलना होता है या 4 चम्मच मिलना होता है और टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो अब 6 चम्मच मिल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कभी कभी बढ़ती भी है, कभी कभी घटती भी है, बताएंगे। तो कहता है कि सॉल्युबिलिटी होता है कि 1 ग्राम या 1 मोल 1 लीटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है, तब तक डिसॉल्व होना चाहिए जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब तक डिसॉल्व हो रहा है मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, एक ऐसा समय आया कि अब इस पानी में 1 लीटर पानी में चीनी मिलना बंद हो जाएगा। तो जहां से बंद हो जाएगा, जहां तक मिल पाया है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे 4 चम्मच चीनी मिल गया, 5वां चम्मच चीनी अब नहीं मिलेगा, तो वो हो गया उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है उस समय जितना ग्राम 1 लीटर में मिला वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। और कोई बोले इसका यूनिट बोलो, तो क्या बोलोगे, कितना ग्राम 1 लीटर में, यानी ग्राम पर लीटर, या कितना मोल 1 लीटर में, तो इसका दूसरा यूनिट आप क्या कह सकते हो, मोल पर लीटर, या तो मोल पर लीटर यूज करो या ग्राम पर लीटर यूज करो, इज द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। और यही यूनिट किसका होता था, कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी का भी यूनिट होता था। ठीक है, लिख लो इन सब बातों को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गए, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, 1 ग्राम 1 यूनिट वॉल्यूम में जब डिसॉल्व करेगा, जितना डिसॉल्व करेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। इसकी यूनिट या तो ग्राम पर लीटर होता है या मोल पर लीटर कहा जाता है। ठीक है, देखते हो मोल पर लीटर कहने से यहाँ क्या समझ में आया, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है वही तो डिसाइड कर रहा है कितना सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम। ये एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें जुड़ गया, समझो बात को पकड़ो। मोलरिटी क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, और हमने बोला उतना डिसॉल्व करते चले जाओ जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, यानी अब उसमें से कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्युबिलिटी, यानी मैक्सिमम मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी, और सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरिटी, यानी मोलरिटी में हो सकता है कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्युबिलिटी में हो सकता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम
जो सॉल्यूट है वो 3 मोल डिजॉल्व हो सकता था, तो 3 मोल पर लीटर हो गया, क्योंकि उसकी डिजॉल्व जो पावर है डिजॉल्व सॉल्युबल होने की, वो 1 लीटर में 3 मोल सॉल्युबल हो पा रहा है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 3 मोल पर लीटर। लेकिन मोलरिटी किसी भी मोल पर हो सकता है, 1 मोल डाला तो कितना मोलरिटी है, 2 मोल डाला तो कितना मोलरिटी है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम होने से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आया फिर भी ठीक है, समझ में आया फिर भी ठीक है, लिखा हुआ चीज है वो लिख लो, इतना से काम बन जाएगा। ठीक, हम अपनी तरफ से थोड़ा एक खुल के होता है ना बताना, ताकि और चीजें जो बच्चा इस बात को पकड़ लिया उसका दिमाग खुल जाएगा। देखो इसको फास्ट एकदम अच्छे तरीके से लिखते चलो, चीजें बहुत अच्छे से पकड़ में आती चली जाएगी। इरेज कर दे, धीरे धीरे समझ रहे हो। सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस एट अ गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड। फैक्टर्स आराम से समझना है ना, इसे धीरे धीरे चलना है। फैक्टर्स ऑन विच solubility depends। तो पहला आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसके लिए आंसर में लिखा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या मतलब है समझेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें चलना है। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे अगर आप ले लो NaCl या ले लो C6H12O6 या ले लो C12H22O11, ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या है चीनी शुगर, ये क्या है सॉल्ट। अब ये तीनों के तीनों क्या है डिजॉल्व इन वाटर, ये तीनों के तीनों पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये भी क्या है पोलर है। पोलर मतलब Na के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस, इसको जब तोड़ोगे तो कहीं प्लस कहीं माइनस आ जाएगा। पोलर 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 जो होता है सो, और H2O भी होता है वो पोलर होता है। ठीक है, पोलर मतलब जिसके ऊपर पोलरिटी हो, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, यानी पोलर पोलर को डिजॉल्व कर रहा है। लेकिन इसी जगह अगर आप ले लेते हो एंथ्रासीन या नेपथेलीन, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल सब है वो याद कर लो, थोड़ा बहुत समझ लो, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या हो रहा है डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। समझेंगे आराम से आराम से आराम से, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी ये सारी चीजें वाटर में तो डिजॉल्व होती है, लेकिन एंथ्रासीन नेप्थलीन कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सारी चीजें वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। लेकिन ये तीनों चीजें डिजॉल्व नहीं होती है बेंजीन में, डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, लेकिन ये सारी चीजें डिजॉल्व इन बेंजीन। ये तीनों चीजें बेंजीन में डिजॉल्व हो जाएगी लेकिन वाटर में नहीं होगी। ये तीनों चीजें वाटर में हो जाएगी लेकिन बेंजीन में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है और वाटर जो है वो पोलर है, और ये तीनों के तीनों जो है वो भी नॉन पोलर है और ये तीनों के तीनों जो है वो पोलर है। इसीलिए लिखा एनसीईआरटी ने लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ये एग्जांपल हो गया। पहला तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो भैया एक सॉल्यूट है जो पोलर है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो कोई सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं। पोलर पोलर होना चाहिए या पोलर नॉन पोलर होना चाहिए। जो एनसीईआरटी का एग्जांपल था लिख दिया, इरेज करें पक्का। हाँ सर। दूसरा है हमारे पास, आराम से समझना है बहुत प्यार से। अब बहुत लोगों का कहना है सर आप थोड़ा इंटरटेन करो, पढ़ाते रह जाते। अरे भाई साहब आप यहाँ आईआईटी की तैयारी करने आए हो कि नाचने आए हो बताओ, कि डांस करने आए हो? करे डांस, सब स्टार्ट कर दे, चमक छल्लो तो अच्छा लगेगा।
पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, मजा आएगा। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको चीजों को पकड़ना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो A+B है और वो C देता है और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो इस समय अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। बताते हैं क्यों, समझेंगे। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर A+B जो है वो C+D या कुछ दे रहा है और वो है एंडोथर्मिक, तो इस समय अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। यानी आज से पहले हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, लेकिन एनसीईआरटी कहता है ना, ऐसा बात नहीं है। एक्सोथर्मिक होने का मतलब, जैसे कभी आपने चूना और पानी को मिलते हुए देखा, जिससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं। चूना पानी को जब मिलाओगे आप तो देखोगे उससे हीट निकलता है, और उसको और गर्म करोगे तो सोचो वो अपने आप को मिलाने के लिए हीट निकाल रहा है और आप ऑलरेडी उसको गर्म करके हीट निकाल दोगे तो मिला पाएगा? यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो ऑलरेडी हीट दे रहा है अपने आप को मिलने के लिए, उसको आप और हीट दे रहे हो तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन एंडोथर्मिक जिसको हीट की जरूरत है और उसको आप हीट दे रहे हो तो वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। यानी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। इरेज करें इसको। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिख लिया। तीसरा है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और एक बात समझ लो कि प्रेशर ओनली इफेक्ट्स ऑन गैसेस टू इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी, solubility, not on solid और लिक्विड। देखो कहता है एनसीईआरटी कि प्रेशर जो है सिर्फ गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा, सॉलिड और लिक्विड की नहीं। क्योंकि गैस जो है किसी चीज को कंप्रेस करता है और सॉलिड और लिक्विड जो है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। यानी प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ेगा? गैसेस पे पड़ेगा। और प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा लेकिन किसका? गैस का। और अगर प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा लेकिन किसका? गैस का। सॉलिड और लिक्विड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे पड़ता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, उसके बोतल को खोलते हो तो फ्रीज करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है ताकि वो फ्रीजिंग इफेक्ट दिखाए और आपको झांस जैसा लगे, गले से ढकार हो तो आपको मन खुश हो जाओ कोल्ड ड्रिंक्स पिया। ठीक है। और इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर की मदद से हमारे हेनरी सर आए और उन्होंने हेनरी लॉ दिया। ये हो गया हमारा फैक्टर और विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। इन बातों को लिखो, धीरे धीरे से चीजों को समझते समझते अब हम पहुंच गए हैं हेनरी लॉ पे। लिखो इसको फास्ट। लिख लिया। अब हम बात करते हैं हेनरी सर की। तो हेनरी लॉ आया, हेनरी सर ने बोला कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर, वो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है उससे डिसाइड होगा। समझेंगे आराम से आराम से आराम से। हेनरी लॉज कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज directly proportional. Solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial partial pressure of that gas
above liquid surface। मतलब अगर मान लो ये हमारा लिक्विड का सरफेस है और इसके ऊपर N2 गैस है, O2 गैस है, H2 गैस है, और हमने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बड़ा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से और उससे बड़ा है H2। तो हेनरी सर के हिसाब से हो गया कि सॉल्युबिलिटी जो होगा वो N2 का ज्यादा होगा, तब O2 का होगा, तब H2 का होगा। यानी हेनरी सर इतना बोल के निकले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जिस गैस का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस इस लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। कि तभी आ गए डाल्टन सर, और डाल्टन सर ने अपना कुछ एक थ्योरी दिया, डाल्टन्स थ्योरी। ठीक, ये पहले थे, ही वॉज द फर्स्ट, ही was the first to dictate the solubility of gas in liquid। लिक्विड के अंदर में गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी उसको बताने वाले पहले हेनरी सर थे, लेकिन उसी समय डाल्टन सर ने बोला इसी बात को पढ़कर कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas of that gas above liquid surface। उस गैस के उस लिक्विड सरफेस के ऊपर जिस गैस का ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस की solubility यानी वो गैस उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो डाल्टन सर कहते हैं कि if we measure the solubility of a gas यूजिंग मोल फ्रैक्शन, देखो कितना दिमाग लगाया इन्होंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, देन वी से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज, हंसी क्यों आ रहा है सर बताते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। मतलब सर हेनरी सर बोल के गए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। एक गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड में तो उसके ऊपर कितना प्रेशर वो गैस लगा रहा है वो डिसाइड करेगा, ज्यादा प्रेशर ज्यादा सॉल्युबल। इसी बात को डाल्टन सर ने बोला कि इफ वी मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस यूजिंग मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस ले ले और उससे उसकी सॉल्युबिलिटी निकाले तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, जो उस लिक्विड के अंदर में उस गैस का मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो उतना ही होगा, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। यानी ये कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। और इनसे पहले ये कह रहे हैं कि solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। ठीक, ये कह रहे हैं solubility of a gas in liquid is directly proportional। ये क्या साइन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। और ये कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन में अगर कैलकुलेट करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। तो लोगों ने बोला ना ना सर बेईमानी मत करो, ये बात हेनरी सर ऑलरेडी उसी चीज को तो समझा रहे हैं ना। वो आप कह रहे हो कि मोल फ्रैक्शन जिसका पानी में ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऊपर में, और हेनरी सर इसी बात को आपसे पहले कह रहे हैं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो
ये बात हेनरी सर का रहने दो, आपका नहीं है, ये हेनरी सर ने पहले बताया, आपसे पहले उन्होंने बोला है, यानी उन्हीं की बात को रहने दो। तो इन दोनों को मिलाकर, समझ रहे हो ना, हेनरी सर ने ये बोला कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। और उसी बात को डाल्टन ने बोला कि उस सॉलिबिलिटी को अगर मोल फ्रैक्शन से नापे तो देखे कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन N2 का ज्यादा है, इसका मतलब N2 का पार्शियल प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा रहा होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। और ये कह रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन लेके आ गए टर्म। तो इन दोनों को मिलाकर हेनरी लॉ बन के आया कि भैया ओवरऑल ये आपका नहीं है डाल्टन सर, हेनरी सर का है। यानी डाल्टन सर के अकॉर्डिंग ये कह दिया गया, डिफिनीशन हटा देते हैं, और हेनरी सर के अकॉर्डिंग ये कह दिया गया। लेकिन डाल्टन सर से पहले आए थे हेनरी सर, क्योंकि पहले उन्होंने कहा ना कि सॉलिबिलिटी उतना ही होगा जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अब उसी बात को मोल फ्रैक्शन के थ्रू समझा दिया डाल्टन सर ने कि सॉलिबिलिटी, किसी का मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड में ज्यादा है यानी उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ओवरऑल क्रेडिट मिला किसको? हेनरी सर को। और यहीं से हेनरीज लॉ बन के आया जिसमें कहा गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस is directly proportional to mole fraction of gas in liquid। यानी जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। ये कह रहे थे सॉलिबिलिटी पार्शियल प्रेशर के डिपेंड करती है, और ये कहते नहीं जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, समझो ये कह रहे थे कि जो जितना ज्यादा, हेनरी सर कह रहे थे, आराम से आराम से आराम से सर, इसके ऊपर जो ज्यादा फोर्स लगाएगा वो ज्यादा इसके अंदर सॉल्युबल होगा। डाल्टन सर कह रहे थे इसके अंदर जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वो ऊपर से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो हेनरी सर वही बात कह रहे हैं, उसको घुमा के आप कह दोगे तो क्रेडिट तो नहीं जाएगा सर आपको, सॉरी। तो इसलिए ओवरऑल ये क्रेडिट किसको मिल गया? हेनरी सर को। लिख लो, इसको हटा दे, ये लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया, इरेज करें। अब यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज इक्वल्स टू, यहां एक कांस्टेंट आएगा जिसको के एच बोलोगे, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और के एच जो है वो सबसे पहले तो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह देते हैं। और दूसरी भाषा में केएच जो है वो हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरी सर की रिस्पेक्ट रखी गई और इसे हेनरी कांस्टेंट बनाया गया। यानी आपको हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला मिला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये सारी बातों को लिखो, मेमोराइज करो, समझो। अब टॉपिक खत्म है, अब थोड़ी मोड़ी बातें समझाएंगे, फिर उसका रियल लाइफ एग्जांपल समझाएंगे जो एनसीईआरटी में समझाया है कि कोई आदमी अगर हवा पहाड़ पे चढ़ जाए, बहुत ऊपर चला जाए तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड में क्या होता है, गैस का प्रेशर कम हो जाता है, गैस का प्रेशर कम होने से ब्लड में ऑक्सीजन कम जाता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हमारा ब्लड लिक्विड है उसमें सॉलिबिलिटी कम हो जाने की वजह से हम एनोक्सिया स्टेट में चले जाते हैं, यानी हमको हेलोसिनेशन होने लगता है। फिर दूसरा देख सकते हो कि हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक्स में रखा जाता है, जैसे उसके ढक्कन को खोलते हो यानी प्रेशर लो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फीज कर जाता है। तीसरा देख सकते हो कि डीप सी डाइविंग में जाता है लोग तो एक सिलेंडर, वो सब समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, सारी बातें करेंगे। पहले इस बातों को लिखो, अब इस पर थोड़ी बहुत बातें चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एकदम अच्छे से लिखो और हमको लगेगा कि हाँ आप समझ गए हो तो मजा आ जाएगा। लिख लिया? अब यहाँ से यानी यहाँ से हमें मिल गया, देखते चलो तो एक हमें आया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर इन दोनों को लेकर ग्राफ बनाए, इसका मतलब क्या है कि अगर नीचे में हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस इन लिक्विड रखे और ऊपर में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवं लिक्विड सरफेस रखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, ये एंगल ले लो थीटा, या इस पॉइंट पर आके ऐसे ड्रॉ करके ये एंगल ले लो थीटा, या इस पॉइंट पर आके ऐसे ड्रॉ करके ये एंगल ले लो थीटा। तो इस समय जो इसका स्लोप निकालोगे, जो m कहते हो उसको, वो क्या होगा? tan थीटा। और वो जो भी वैल्यू आएगी तो प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद क्या है? KH आएगी, तो वो KH की ही वैल्यू होगी। यानी अगर ग्राफ दे दिया गया है, दिया नहीं जाता है वैसे, अगर दे दिया गया है तो उसका जो स्लोप ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन का जो स्लोप आएगा वो हेनरी कांस्टेंट आएगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब यहां से अगर फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ करे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको इधर लेके आओगे तो हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कहता है कि अगर आप KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा? कम जाएगा ना। देख रहे हो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कम जा रहा है यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। और कहता है KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। KH की वैल्यू बढ़ाने का तरीका है कि टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और KH और मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा, यानी इनडायरेक्टली जो गैस के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी, लिक्विड के अंदर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से देख रहे हो कि जो हमारा एक्वेटिक एनिमल होता है कंफर्टेबल किसमें होता है? कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक, तो ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल अच्छे से रह लेता है, बट नॉट इन हॉट वाटर, क्योंकि जब पानी को गर्म करोगे तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो गर्म होने से बाहर निकल जाता है और एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड वाटर में क्या होता है? उसकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी के अंदर में वो बरकरार रहती है, ज्यादा रहती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता। यही तो समझा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस इज द ऑक्सीजन इन लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी घट गया, यानी KH की वैल्यू बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी घट गया, ऑक्सीजन पानी से बाहर निकल गया तो एक्वेटिक एनिमल मरने लगेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। तो ये ओवरऑल सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। लिख लो, लिख लिया। यानी KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना इनसॉल्युबल होता चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। इरेज करें। हाँ सर, अब हम देखने जा रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ। तो पहला देख रखे हो कि एट हाई प्रेशर CO2 is compressed inside सोडा वाटर। जो सोडा वाटर जिसको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहते हो वो हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो उसके कार्बन डाइऑक्साइड फीज कर जाता है। तो एज प्रेशर रिमूव्ड CO2 फीजेस, ठीक, FIZZES फीजेस। दूसरा कहता है कि अगर मान लो कोई बंदा एक हाई एल्टीट्यूड पे चला जाए, कहां चला जाए? हाई एल्टीट्यूड पे चला जाए, बहुत ऊपर बैठ जाए जाके कहीं, तो यहां पर क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आप देखोगे कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज करने लगता है। देखते हो कभी आप जमीन पे या ट्रेन पे चढ़ते हो तो कहता है कोई कि आपातकालीन स्थिति में अपना ऑक्सीजन मास्क आप खुद पहने दूसरे को पहनाने से पहले, लेकिन फ्लाइट में कहता है क्योंकि हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीज करता है। यानी यहां से प्रेशर जैसे ही डिक्रीज किया, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीज करने लगेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तभी आएगा जब प्रेशर हाई रहेगा, तभी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इंक्रीज करेगा। तो O2 इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड डिक्रीजेस
और इसकी वजह से हमें हो जाता है एनॉक्सिया, जिसमें हेलोसिनेशन होने लगता है, हमें कुछ भगवान दिखने लगेगा, कुछ अलग अलग चीजें हेलोसिनेट करने लगेंगे, हम अलग चीजें देखने लगेंगे। और तीसरा है हमारे पास डीप सी ड्राइवर, जो बहुत पानी के अंदर चला जाए, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए और पानी के अंदर देखे ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगा डीप सी ड्राइवर को, कि वो कहाँ चला, पानी के अंदर गया तो क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, यानी उसके ब्लड में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में रखा होता है, जैसे ढक्कन को खोलते हो तो वो फ्रीज कर जाता है, उसी तरह हमारे ब्लड में बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाएगा, और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की तरफ फ्रीज कर जाएंगे, यानी चारों तरफ ऐसे ऐसे ऑक्सीजन हर जगह से निकलने की कोशिश करेगा, और हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे फूले फूले से हो जाएंगे। इससे बचने के लिए डीप सी ड्राइवर क्या करता है कि एक चीज ले जाता है, एस्क्यूबा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एस्क्यूबा डाइवर आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। समझाते हैं। हीलियम होता है 11.7% हीलियम एंड 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। यानी जो डीप सी ड्राइवर होता है वो स्कूबा ड्राइवर ले जाता है। वो एक तरह का सिलेंडर होता है जिसके अंदर एयर फिल करके रखा जाता है, जिसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन रखा जाता है, ताकि वो जब बाहर निकले हाई प्रेशर से तो उसके बॉडी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल की तरफ फ्रीज करके चारों तरफ फोका ना हो जाए। ये सारी चीजें लिख लो। तो इस तरह से हेनरी लॉ खत्म हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ हमने अपनी तरफ से समझा दी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। आप इसको जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से लिख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिख लो इसको जल्दी, फास्ट लिखो। लिख लिया, आगे बढ़ लो सर। अब है हमारे पास क्वेश्चंस। इरेज कर देना, समझ में आ गया। यही है सॉल्युबिलिटी, कुछ ज्यादा खास नहीं था। इरेज करें। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पेज नंबर 42 के 2.4 में एग्जाम्पल 2.4 पेज नंबर 42 में है, जिसमें कह रहा है इफ N2 गैस, कौन सा गैस है, N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस, N2 गैस का मिलीमोल्स पूछ रहा है, मोल्स भी नहीं पूछ रहा है, मिलीमोल्स पूछ रहा है, वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। एज्यूम दैट, मान लो कि N2 exerts a partial pressure of गैस, और कौन सा गैस, N2 गैस। कितना दिया हुआ, 0.987 बार। Given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, तो KH बराबर 76.48 किलो बार, सॉरी केल्विन बार। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है KH की वैल्यू, ये हमारे पास दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, मिली मोल्स ऑफ N2, यानी मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, उसको मिली मोल में चेंज करेंगे। हटा दें क्वेश्चन को। अच्छा, यहां पर एक चीज नहीं बताया, आपके पास आया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर कोई बोले इसका यूनिट क्या होगा, तो सेम एज
प्रेशर, जो प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे एटीएम, जैसे बार, जैसे एमएम ऑफ एच जी, जैसे सीएम ऑफ एच जी, जैसे टॉर, क्योंकि ये भी एक तरह से प्रेशर के लिए ही है ना के एच, इसलिए इसका यूनिट सेम एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा इंक डाल देते हैं, आप लिखो फास्ट। हाँ भर लिया, घबराओ मत, भर लिया। हाँ सर भर लिया। चलो अब यहाँ से हमारे पास ये किलो बार में है, इसको बार में चेंज करते हैं, तो 7648 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और देखो ना 76.48 इंटू 1000 करोगे तो बार में होगा। ठीक, तो ये आ जाएगा इतना बार। अब आपके मन में आएगा सर इसको एटीएम में क्यों नहीं चेंज किया, तो क्यों करना, ये भी बार में ये भी बार में, तो मोल फ्रैक्शन दोनों अलग अलग में रहता था ना, एक को चेंज करने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार इज इक्वल टू के एच की वैल्यू है 76480 बार इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक, यहां से लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर ये नीचे आ जाएगा 0.987 बार अपॉन 76480 बार। बार ने बार को मार दिया, और मोल फ्रैक्शन का वैसे भी कोई यूनिट होता नहीं है, अगर इसको डिवाइड करें तो बहुत सारा डेसिमल आ जाएगा, तो इसको हम अगर लिख ले तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कौन सा गैस, N2 का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको इधर साइड से इरेज करें, कर दो सर। अरे पक्का, हाँ सर, ये रहने देते हैं, जो गिवन है वो रहने देते हैं, ये वाला ये जो गिवन था उससे तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बराबर क्या लिख, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस का मोल फ्रैक्शन निकला, बराबर लिख सकते हो मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर है H2। और हमने बताया था कि डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर आपने मोलारिटी का टॉपिक पढ़ा होगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर है, तो 1 लीटर N2 1 लीटर ऑफ वाटर है, यानी 1/1000 होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो लीटर में 1 ग्राम है, तो 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर होगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2O निकालोगे तो यह आ जाएगा, गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, 1 लीटर के अंदर 1000 ग्राम पाया जाता है, इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम। इसको डिवाइड करते थे तो 55.55 मोल मिलता था, मोल ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना मोल होता था, 55.55। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है हमारे पास N2 गैस का 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 निकालना है, मोल ऑफ N2 निकालना है, प्लस H2O का मोल है 55.55। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इन दोनों को जोड़ना हो, तो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, इसका कंसंट्रेशन बहुत लो होगा हो, यानी मोल ऑफ N2 इज वेरी वेरी वेरी, सॉरी उल्टा लिख दिया, वेरी 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 लेस देन मोल ऑफ H2O होगा। तो यहां से आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.55, क्योंकि इतने बड़े में अगर बहुत छोटा चीज ऐड भी करोगे ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला नहीं हटा सकते क्योंकि इसमें एडिशन नहीं हो रहा है, डायरेक्ट है। ये जब भी कोई बड़े में से छोटा ऐड करोगे तो सॉल्व करने के लिए हम इसको नेग्लेक्ट करके मोल ऑफ N2 को कंसीडर कर लेते हैं 0। ऐसा तरीका होता है बनाने का, पहले ही बताया है। तो यहां से इधर लाओगे, इधर वाला इरेज कर दे, लिख लो, लिख लिया, हटा दे इधर। तो यहां से लिखते चलना, जो भी चीजें लिखवा रहे हैं वो लिखते चलो। यहां से आप मोल ऑफ N2 निकालोगे तो 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.55 आ जाएगा। अब ये जिसमें भी निकलेगा वो किस में निकलेगा, मोल्स में निकलेगा, और मोल्स को मिली मोल्स में चेंज करना है। तो मोल को जो भी निकलेगा, मोल को अगर मिली मोल्स में चेंज करना है तो ऐसे सोचो,
मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको मिली मोल्स में चाहिए। तो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.55 इंटू 1000 कर दोगे तो ये हो जाएगा मिली मोल्स। और आपसे पूछ रहा था ना कि N2 इन मिली मोल्स कितना होगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो किसमें आएगा, मोल्स में आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3 पावर हट गया तो 2 बच गया, ये आ गया लगभग 0.716 मिली मोल। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। इधर उधर अगर हमने जल्दी मिटा दिया होगा तो घबराना मत, आराम से बनाना, थोड़ा बैक करके समझोगे चीजें समझ में आ जाएगी। फास्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, आ जाओ। तो बनाते रहना। अब इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अब इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में कहता है, देखेंगे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम पढ़ देते हैं। कहता है H2S और टॉक्सिक गैस विथ रोटेन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज, जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन वो लिख देते हैं। ये 2.6 है पेज 43 का। solubility of H2S in water at STP is 0.195 small m। तो कहता है KH की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे STP होता है, इसका क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस समय हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 298 केल्विन मानते हैं, और प्रेशर को या तो 0.987 बार मानते हैं या प्रेशर को 1 atm मानते हैं, जो मानना है मान लो। अब ये है 0.195 मोलालिटी, स्मॉल m मतलब मोलालिटी, और मोलालिटी को लिख सकते हो 0.195 moles of H2S present in। अब मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी 1000 ग्राम ऑफ, अब दिया हुआ वाटर है सॉल्वेंट, वाटर। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की जगह आप 1 atm ले लो या 0.987 बार ले लो, हम 1 atm ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। इज इक्वल टू KH निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ H2S। पहले अलग से इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू तो अच्छा रहेगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं आया है, निकाल लेते, समझ गया ना क्वेश्चन। तो यहां से हमारे पास अलग से निकाल लेते हैं इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O। अच्छा, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर मोल ऑफ H2S ऑलरेडी पता है 0.195, तो 0.195 अपॉन मोल ऑफ H2S 0.195। और देखो तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, तो अगर मोल ऑफ H2O निकालोगे तो गिवन मास 1000 ग्राम और मोलर मास 18 ग्राम कट जाएगा, और ये लगभग कितना आ जाएगा 55.55। अभी भी निकाला है। अब यहां से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग मिल जाएगा आपको, कैलकुलेशन हम नहीं करते, ये सब छोटा मोटा एडिशन डिवीजन तो आपको करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में करने बैठे तो दिक्कत हो जाएगा। 0.0035, ठीक है। अब यहाँ डाल दोगे 0.0035। अब यहाँ से मिल जाएगा KH की, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट ATM है, तो KH का यूनिट वही आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1 ATM अपॉन 0.0035। इसको अगर डिवाइड करोगे, देख लेते हैं डिवाइड करके, एक सेकेंड रुको, 1 डिवाइडेड बाय 0.0035, यह आ जाएगा लगभग 285.71, यानी आ जाएगा 285.71 किसमें,
एटीएम में। अब कोई बच्चा कहेगा हम प्रेशर की जगह 0.987 लेंगे तो उसका आंसर बार में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना है वैसे कर लो, लिख लो इसको। ये 2.7 भी कंप्लीट। अब हमारे पास बचता है 2.8, इसको जल्दी लिखो। लिख लिया? अरे लिखो भैया, सर थोड़ा हट जाओ, लो हट जाते, लिखो 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 लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। अब हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.7, और उसको बताते हैं। ये टॉपिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यार से समझा दिया जाएगा, आपको जो भी समझ में आएगी वो आप लिख लेना, समझ लेना। अब इस क्वेश्चन में कहता है, लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर वही 43 का 2.7 में, कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस, यानी KH की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। एट 298 कैलकुलेट द क्वांटिटी, यानी आपको निकालना है गिवन मास ऑफ CO2 कितना होगा इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अच्छा, when packed under pressure of, अच्छा टोटल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस 2.5 atm CO2 प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ गैस यानी CO2 का प्रेशर है 2.5 atm। अब प्रॉब्लम यह है कि KH की वैल्यू है पास्कल में और इसकी वैल्यू है एटीएम में, तो किसी एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। इसमें अगर पास्कल को एटीएम में चेंज करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 एटीएम बराबर हम जानते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, तो एटीएम को ही चेंज कर लेते हैं। तो 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया, कोई दिक्कत? ये लिखवा दिया था इसीलिए ये सब काम आएगा। अब यहां से हमें जो भी निकालना है, पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए, तो प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ से प्रेशर ऑफ गैस की जगह कितना है हमारे पास 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्वेश्चन समझ गए हो? हटा दे। गिवन मास ऑफ CO2 निकालना है, निकाल के दिखाएंगे, आधा चीज क्लियर हो जाएगा। यहां से निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये निकल जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन ये आ गया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल पास्कल कट गया, अब ये 8 से काटोगे 5 को तो यहाँ 10⁵ बच जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ CO2 इज 2.5 इंटू 1.01325 अपॉन 1.6 इंटू 10⁵ मतलब 1000। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ओके 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 ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट गैस इज CO2 इज 0.00152। अब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज CO2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और पिछली बार जब आप 1 लीटर में, जब इसको इरेज करते हैं, पहले ये सब हटाते हैं, लिखो समझाते हैं, ये हटा दे, ये हटाएंगे, ये रहने देते हैं, और ऊपर से वो कैलकुलेशन हटाएंगे, हटा दे। अब पिछली बार जब आपके पास 1 लीटर ऑफ वाटर था तो आप उसमें क्या कह रहे थे कि इसका मतलब 1000 ग्राम वाटर था, और इस समय इसका मोल्स निकाला था तो आपने 1000 ग्राम अपॉन 18 ग्राम करके 55.55 निकाला था। तो ये 1 लीटर पानी था तब, यहाँ कितना है 500 ml, यानी आधा लीटर है। कितना है? आधा लीटर है। तो 500 ml में 500 ml ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? 500 ग्राम ऑफ वाटर हुआ, और 500 ग्राम ऑफ वाटर में मोल्स निकालोगे वाटर का, तो 500
अपॉन 18 करोगे, ग्राम ग्राम, ये ग्राम ग्राम कर, यानी जो भी आया होगा पिछली बार 55.55 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इज द कैरी, 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 7 जा 14, 2 लगभग यहाँ 8 कर लो, यानी 27.78। कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ 27.78 मोल्स ऑफ वाटर आ गया, क्योंकि 1 लीटर में 55.5 था, तो आधा लीटर में उसका आधा हो जाएगा मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन इरेज करते हैं, पुट करते हैं, कहानी खत्म। अब ये फॉर्मूला में, ये जब फॉर्मूला लिखोगे तो इसमें आप पहले कह दोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज वेरी 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 लेस देन मोल ऑफ वाटर, इसलिए मोल ऑफ CO2 इज कंसीडर्ड टू बी 0, 100% 0 नहीं, इसलिए ऊपर में 0 नहीं कर रहे हैं। यानी यहाँ से लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज CO2 बराबर मोल ऑफ CO2 अपॉन मोल ऑफ सिर्फ वाटर लिख लोगे। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है, 0.00152 बराबर मोल ऑफ CO2 अपॉन वाटर की जगह कितना लिखोगे, 27.78। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा। इरेज करें इन सब बातों को, हटा दे नीचे से, सब लिख लो जो भी लिखना है, लिख लिया। अब जब यहां से आप निकालोगे मोल्स ऑफ CO2 तो कहोगे 0.00152 इंटू 27.78 मोल्स आएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देख लेते हैं सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपको मिल जाएगा 0.042 मोल। यह आ गया मोल ऑफ CO2, और आपको मास ऑफ CO2 निकालना है, तो मोल ऑफ CO2 बराबर लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल ऑफ CO2 आ गया आपके पास 0.042। गिवन मास निकालना है x, मान लो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 CO2 का निकालना है, तो 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम, यहाँ 44 ग्राम, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.042 इंटू मोलर मास लिखते हैं ग्राम पर मोल, इसका है मोल, तो ये मोल और ग्राम पर मोल कट के ग्राम बच जाएगा। ग्राम देखो ना, इसका यूनिट मोल और इसका यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल, पिछली वीडियो में भी समझाया था जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहे थे। तो मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल, मोल ने मोल को मार दिया, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.848 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ CO2 whose Henry constant is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal, and the pressure of CO2 over water surface is 2.5 atm, that is 2.5 into 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal। लिख लो इसको। और इस तरह से हमने आपको सॉल्युबिलिटी का पूरा टर्म अच्छे से समझाने की कोशिश की, और हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। प्रैक्टिकली बताओ, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करो, बताओ, तो हम आपको दोबारा बताएंगे, और अच्छे से आया तो एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कमेंट मारो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। लिख लो इसको सारी चीज़ों को।